नमस्कार दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्रोग्राम में हम उन सभी चर्चित स्थलों को लेते हैं जो किसी न किसी वजह से बीते दिनों चर्चा का विषय रही हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे अपनी पहली स्थल के बारे में, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। यानी कि हम चर्चा करेंगे ग्रीनलैंड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों थी। तो आप सभी ने इधर बीच ग्रीनलैंड का बहुत नाम सुना होगा। वजह क्या थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि महत्वपूर्ण सुरक्षा हितों के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता है और इस वजह से ग्रीनलैंड जो है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ था और इस लिहाज से ही इसकी लोकेशन जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अब इसके बारे में एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे और इसी क्रम में हम समझेंगे ग्रीनलैंड के बारे में। आपको बता दें, संप्रभु राज्य है किंगडम ऑफ डेनमार्क का और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ग्रीनलैंड लोकेशन है और इसकी राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर है नूक। शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर संसदीय संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत स्वशासी सरकार यहाँ पर उपस्थित है। समुद्री सीमाओं की बात कर लेते हैं, यानी कि ग्रीनलैंड जो है अपनी सीमा किसके किसके साथ साझा करता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो इसके पश्चिम में है बैफिन बे। जब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा बैफिन बे और ये है इसके पश्चिम में। इसके साथ आता है नेयर्स जल डमरू मध्य उत्तर पश्चिम में, डेविस जल डमरू मध्य दक्षिण में। यानी कि जब दक्षिण में आप देखेंगे तो ये रहा डेविस स्ट्रेट यानी कि डेविस जल डमरू मध्य। डेनमार्क जल डमरू मध्य इसके पूर्व में है तो ये रहा आपका डेनमार्क स्ट्रेट जो कि इसके पूर्व में स्थित है और इसी के साथ आपका आएगा ग्रीनलैंड सागर जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये है मैप की लोकेशन ग्रीनलैंड की जिसके जिसके साथ सीमा साझा होती है। आप इसे अपने मैप में एटलस में जरूर देखिएगा, इससे आप आसानी से इसे समझ सकेंगे, याद रख सकेंगे। अब समझते हैं इसके कुछ और मुख्य विशेषताओं को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की जलवायु की। तो यहाँ की जलवायु आर्कटिक जलवायु द्वीप का अधिकांश भाग विशाल हिमचादर से ढका होता है। यानी कि ग्रीनलैंड का जो अधिकतर भाग है वो बर्फ की चादर से ढका रहता है। अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो यहाँ पे मुख्य रूप से मत्स्य पालन होता है, शिकार तथा उभरते खनिज संसाधनों पर ग्रीनलैंड पूरी तरीके से आधारित है। भूगोल की बात करें तो विशाल हिमनद है यहाँ पर, बर्फीली चादर, कठोर एवं दुर्गम तटरेखाओं और गहरे फ्यूडर्स के लिए ग्रीनलैंड जो है वो काफी प्रसिद्ध है। अब इसकी रणनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है। तो ये देखिए ग्रीनलैंड का लोकेशन है, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया और इधर आपका यूरोप, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है तथा आर्कटिक क्षेत्र के अत्यंत निकट होने के कारण भू रणनीतिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली प्लेसेस की तरफ जिसका नाम है कतर। यानी कि अब हम समझेंगे कतर के बारे में। तो वही सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तैनात कुछ कर्मियों को वहां से निकासी की सलाह दी गई। वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वहां से जो सैनिक हैं उनको निकासी की सलाह दी गई। तो इस लिहाज से ये लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम मैप में से देखेंगे तो सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करेंगे तो पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के किनारे कतर प्रायद्वीप पर स्थित है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा आपका कतर। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो राजधानी और सबसे बड़ा शहर है इसका दोहा। तो जब आप मैप में यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा आपका दोहा जो कि राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ का जो शासन है वो एकात्मक अर्ध संवैधानिक राजतंत्र है जो कि एक सत्तावादी सरकार के अंतर्गत संचालित होता है। अब सीमाओं की बात कर लेंगे कि कतर आखिर किसके किसके साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे सऊदी अरब इसके दक्षिण में स्थित है, ये रहा आपका कतर, और सऊदी अरेबिया जो है इसके दक्षिण में स्थित है और फारस की खाड़ी जो है इसके पूर्व में स्थित है। तो जब हम यहाँ पर देखें तो ये रहा पर्शियन गल्फ जो इसके पूर्व में स्थित है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसकी कुछ और मुख्य विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। तो 19वीं सदी की बात करिए तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में से कतर पर अल थानी राजवंश का शासन था। यहाँ यानी कि ये जो कतर है यहाँ पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ पर अल थानी राजवंश का शासन था। अब कतर ने वर्ष 1971 में ब्रिटिश संरक्षित राज्य के दर्जे से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और यहाँ की जो क्रय शक्ति समता है यानी कि पीपीपी के आधार पर कतर जो है वो विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले देशों में से एक माना जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद इसके पास विशाल प्राकृतिक गैस और तेल भंडार है जिसके कारण आर्थिक विकास यहाँ का काफी तीव्र गति से हुआ है। अब कतर विश्व स्तर पर तरलीकृत प्राकृतिक
गैस यानी कि LNG का प्रमुख निर्यातक भी है और इस लिहाज से ये लोकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली प्लेस को जिसका नाम है ग्वाटेमाला। तो सबसे पहले तो यही हम देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो जेल रक्षकों को बंधक बनाए जाने के बाद पुलिस ने ग्वाटेमाला की जेल पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया है और ये रहा आपका ग्वाटेमाला। अब इसकी स्थिति को हम समझेंगे, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझेंगे। अब बात करेंगे राजधानी और सबसे बड़े शहर की, तो इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और ये इसका सबसे बड़ा शहर भी है। ये रहा आपका ग्वाटेमाला सिटी। और इसी के साथ शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर एकात्मक राष्ट्रपति गणराज्य देखने को मिलता है। स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी मध्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो ग्वाटेमाला की स्थिति ये है और ये इसी के साथ उत्तरी मध्य अमेरिका में स्थित है। सीमाओं की बात करेंगे तो इसकी जो है सीमा उत्तर और पश्चिम में मैक्सिको से लगती है। जब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका मैक्सिको जो कि उत्तर और पश्चिम से लगती है। बेलीज की बात करें तो उत्तर और पूर्व से लगती है। होंडुरास इसके पूर्व से लगता है, ये रहा होंडुरास। और अगला है एल साल्वाडोर जो कि दक्षिण पूर्व में लगता है और ये रहा एल साल्वाडोर। जल निकाय की बात कर लेते हैं तो प्रशांत महासागर इसके दक्षिण पे है, ये रहा प्रशांत महासागर। और होंडुरास की खाड़ी इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। और इतना समझने के बाद हम इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आधुनिक ग्वाटेमाला यानी कि जो अभी का वर्तमान का ग्वाटेमाला है वो मेसो अमेरिका में फैली प्राचीन माया सभ्यता का केंद्रीय क्षेत्र था। ग्वाटेमाला जो है वो स्पेनिश शासन के तहत न्यू स्पेन का हिस्सा था और 1821 में इसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। और यहाँ पर जैविक रूप से समृद्ध पारितंत्र पाए जाते हैं जिनमें अनेक स्थानिक प्रजातियां और प्राकृतिक आवास शामिल हैं। यहाँ यानी कि यहाँ की जो जैव विविधता है काफी समृद्ध है और ये पूरी तरीके से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जिसे कि उद्योग, सेवाएं और प्रवासी धन यानी रेमिटेंस का समर्थन प्राप्त है। लेकिन देश जो है वो गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है और इस लिहाज से इसका जो है अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। और इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे अपनी अगली प्लेस की तरफ जिसका नाम है सीरिया। तो सीरिया अक्सर चर्चा में बना ही रहता है, लेकिन इस बार चर्चा में क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो सीरियाई सरकार ने IS समूह से जुड़े परिवारों को आश्रय देने वाले शिविर का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है। तो इसलिए सीरिया के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का आप लोकेशन देख रहे हैं ये है सीरिया। राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात करें तो इसकी राजधानी है दमिश्क और इसी के साथ शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर संक्रमणकालीन सरकार पाई जाती है। स्थिति की बात करेंगे तो पश्चिम एशिया में स्थित है और पूर्वी भूमध्य सागर और लेवेंट क्षेत्र में स्थित है। जब आप यहाँ पर सीरिया की लोकेशन देखेंगे ये रहा सीरिया जो कि पश्चिम एशिया में स्थित है। अब स्थलीय और भौगोलिक सीमाएं भी देख लेते हैं तो भूमध्य सागर इसके पश्चिम में लगता है, तुर्की उत्तर में, यहाँ पे आप देखेंगे तुर्की यानी टर्की उत्तर में है और इराक जो है पूर्व और दक्षिण पूर्व में है। तो इराक की लोकेशन ये रही जो कि पूर्व और दक्षिण पूर्व में है। जॉर्डन इसके दक्षिण में है, ये रहा जॉर्डन इसके दक्षिण में है। और इजराइल और लेबनान इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये रहा आपका लेबनान और ये रहा इजराइल इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो अब मैप में इसकी स्थिति, लोकेशन, इसकी सीमाएं देखने के बाद आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। और इसी क्रम में आपको बताएं कि 2011 से यहां पर गृह युद्ध जारी है जिसमें कि सरकार, विद्रोही समूह और विदेशी शक्तियां शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात करें तो अमेरिका, रूस, ईरान और तुर्की की महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक भूमिका इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा आतंकवाद और उग्रवादी समूह की बात कर ले तो ISIS और अन्य जिहादी समूहों की मौजूदगी संघर्ष को और जटिल बनाती है इस क्षेत्र में। वहीं रासायनिक हथियारों के उपयोग की बात करें तो सीरियाई सरकार के द्वारा रासायनिक हथियारों के हमलों की रिपोर्टें अक्सर सामने आती ही रहती हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली प्लेस को जिसका नाम है जर्मनी। तो जर्मनी के बारे में अब हम समझ लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो रूस ने जर्मन जासूसी आरोपों की निंदा की, अधिकारियों को निष्कासित किए जाने पर जवाब देने की कसम खाई। और अब हम समझेंगे इसके लोकेशन के बारे में। तो ये रहा आपका जर्मनी, राजधानी और सबसे बड़ा शहर है बर्लिन। मैप में आप देख सकते हैं ये रहा बर्लिन। शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर संघीय संसदीय गणराज्य देखने को मिलता है। स्थलीय सीमाओं की बात करेंगे तो इसके उत्तर में डेनमार्क है। अब आप जब मैप में देखेंगे तो ये रहा डेनमार्क जो कि इसके उत्तर में है और पश्चिम में नीदरलैंड है। यहाँ पर आप देखेंगे मैप में तो पश्चिम में आपका
ये रहा नीदरलैंड, इसके बाद आता है बेल्जियम, ये रहा बेल्जियम, इसके बाद आता है लग्जमबर्ग और इसके बाद आता है फ्रांस। और इसी क्रम में दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इसके स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया स्थित है। ये रहा स्विट्जरलैंड और ये रहा ऑस्ट्रिया जो कि इसके दक्षिण में स्थित है। समुद्री सीमाओं की भी बात कर लेते हैं तो उत्तर सागर उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ सी जो है वो उत्तर पश्चिम में लगती है और बाल्टिक सागर जो है उत्तर और उत्तर पूर्व में लगती है। तो ये रहा बाल्टिक सागर। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेंगे। तो जर्मनी जो है वो आधिकारिक रूप से संघीय गणराज्य जर्मनी मध्य यूरोप का देश है। यहाँ पर आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, जर्मनी यहाँ पर स्थित है और संघीय संसदीय गणराज्य है जिसमें की बहुदलीय व्यवस्था है और सरकार के प्रमुख के रूप में चांसलर के साथ लोकतंत्र पर जोर दिया जाता है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी जो मजबूत विनिर्माण और निर्यात के लिए जानी जाती है, यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसके साथ ही व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बेरोजगारी के लिए सहायता प्रदान करती है। तो इस लिहाज से हमने ये भी लोकेशन देखा कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ और अन्य चर्चित स्थलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।